यार अय्यर, दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी किताब को छपने से पहले ही बैन कर दिया गया। 1857 का पूरा सच था उसमें। अंग्रेज बोला कैसे साइन कर पाते ये बात। यार फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि हम अपना इतिहास लिख ही नहीं सकते। ये तो सीधा सीधा हमारे विचारों पर सेंसरशिप है। अरे बैन करना तो एक तरफ, लिखने वालों को तो गिरफ्तार किया जा रहा है, काला पानी तक की सजा दे रहे हैं। हरनाम, क्या हुआ? क्या बात है, कुछ उदास लग रहे हो? एक बुरी खबर है। क्या खबर है? सावरकर के इकलौते बेटे प्रभाकर की डेथ हो गई है। क्या? और सावरकर कहाँ है? अभी 1 घंटा पहले सावरकर को मुझसे बातचीत की थी, तो एकदम चुप हो गया और मेरे बार बार पूछने पर मुझे बताया और वहां से निकल गया। सावरकर, तुम्हारे बेटे के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ यार। चिट्ठी में यह भी लिखा था कि घर पर रेड हुई है। बाबा राव को पुलिस ने पकड़ लिया। पर किस अपराध में पकड़ा उन्हें? उन्होंने देश प्रेम की कविताएं लिखी थी ना, और उनकी किताबें भी छपवाई। भलाई कोई अपराध हुआ यार? देश प्रेम सबसे बड़ा अपराध है मदन, देश प्रेम सबसे बड़ा अपराध है। सावरकर, सावरकर, सावरकर बाबा राव पकड़े गए। वो भाई पिछले कई दिनों से हमारे भारतीय ठिकानों पर, हमारे लोगों पर लगातार जासूसी करवा रहा है। बाबा राव की इसी जासूसी के शिकार हुए हैं। वो भाई ने 3rd डिग्री दे रहा था कि वो सब बता दे। वो कुछ नहीं बोलेंगे, वो सच्चे वीर हैं। देश हित पर जिन वंशों का नाश हो जाया करता है वो अमर हो जाते हैं, वो अमर हो जाते हैं। सावरकर, ये भी पता चला है बाबा राव की सूचना वायली को इंडिया हाउस से ही मिली है। वो वायली इंडिया हाउस पर पूरी तरह नजर रखे हुए है। निरंजन और सिकंदर से भी सच निकलवाने के लिए हद से आगे बढ़ गया है। वायली के लोग इंडिया हाउस में हर आने जाने वाले पर नजर रख रहे हैं। हमारी हर एक्टिविटी पर नजर रखी जा रही है। कोई तो है सावरकर, कोई तो है हमारे बीच जो गद्दारी कर रहा है। कौन हो सकता है गद्दार? कौन कर रहा है अपनी मातृभूमि के साथ धोखा? ये बात तुम अपने मदन लाल से पूछो तो ज्यादा अच्छा होगा। चतुर! चतुर, हाँ, तुमने कुछ नहीं जानते हो ना क्या कह रहे हो? जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं, और तुम भी अपनी आंखें खोल लो तो हम सभी के लिए अच्छा होगा। पूछो इससे क्या संबंध है इसके पिता का वायली से? क्यों वायली इनके घर आता है? अरे मैं तो उसी दिन समझ गया था जब इंडियन कम्युनिटी के प्रोग्राम में वायली से बात कर रहा था। इसके पिता भी वहां मौजूद थे। पहले तो मुझे लगा शिष्टाचार की मुलाकात होगी, लेकिन क्या चतुर? लेकिन फिर मुझे पता चला इसके पिता और वायली गहरे दोस्त हैं। पारिवारिक तौर पर इनका आना जाना है, और जिस दिन से आया है ना उसी दिन से हमारे पीछे जासूस लगे हैं। तो इससे ये कहां साबित होता है कि मैं गद्दार हूं? हाँ? मैंने कोई गद्दारी नहीं की सावरकर, ये झूठ बोल रहा है। तो फिर तुम खुद को नहीं बता देते पूरा सच? हाँ, ये सच है कि मेरा पिता और कर्जन वाइली गहरे दोस्त हैं, और ये भी सच है कि कर्जन वाइली की वजह से ही मेरे पिता इतने बड़े सिविल सर्जन बने हैं, और ये भी सच है कि कर्जन वाइली और मेरे पिता अक्सर घंटों तक मुलाकात करते हैं। लेकिन ये सच नहीं है कि मैं गद्दार हूं। मैंने कोई गद्दारी नहीं की। सावरकर, तुम अच्छी तरह से जानते हो मदन लाल अपनी जान दे सकता है, लेकिन अपने साथियों और मातृभूमि के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकता। लेकिन मैं अब कुछ और भी जान गया हूं मदन, मैं अब कुछ और भी जान गया हूं। सावरकर, इस बात पर तो तुम्हारा खुद का विश्वास नहीं है ना मेरे दोस्त? हम दोस्त थे मदन, चले जाओ यहां से। एक बार मेरी आंखों में देखकर बोल दो सावरकर। मैं बोल चुका हूं जो मुझे बोलना था, तुम निकल जाओ यहां से। तुम झूठ कह रहे हो सावरकर। मदन, बेकार की जिद मत करो, इस वक्त यहां से चले जाओ। मैं नहीं जाऊंगा सावरकर। मदन, जिद मत करो, निकल जाओ यहां से। जब तक अपने दिल पर हाथ रखकर नहीं बोल रहे थे, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा सावरकर। मदन, मैं कह रहा हूं इस वक्त यहां से चले जाओ, मेरी बात को सुनो। क्यों? क्या करोगे? परीक्षा लोगे मेरी? तो लो जो परीक्षा तुम लेना चाहते हो, लेकिन मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा सावरकर। मदन, मैं कह रहा हूं इस वक्त यहां से निकल जाओ।
ठीक नहीं होगा मदन। सावरकर, यहाँ सब लोग मुझे गद्दार कह रहे हैं और तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहे हो। चले जाओ मदन यहाँ से। नहीं जाऊंगा सावरकर, निकल जाओ मदन। मैं नहीं जाऊंगा सावरकर, मदन चले जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा सावरकर। मदन मेरे भाई, मैं जानता हूं तुम गद्दार नहीं हो सकते, लेकिन मैं डरता हूं। वाइली हम लोगों तक पहुंच रहा है और मैं अपने एक भी साथी को खोना नहीं चाहता मदन। मैं अपने एक भी साथी को खोना नहीं चाहता। सावरकर, जब तक मदन है हमारे किसी साथी को कुछ नहीं होगा। सही बात बाबा राव की, वो तो वीर है, आज नहीं तो कल हम उन्हें ले ही आएंगे। और वाइली अब अगर एक भी चोट हमारे साथियों को देगा तो उसका दर्द पूरी अंग्रेजी हुकूमत को होगा। अब मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, हमारे रास्ते में आए हर कांटे को उखाड़ फेंकना, फिर चाहे वो कांटा कितना ही बड़ा क्यों ना हो, मदन लाल उसे जड़ से उखाड़ फेंकेगा। और सावरकर, तुम फ्री इंडिया के मिशन को आगे बढ़ाओ। भारत को आजाद कराने के लिए अपना लहू देना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, और अगर किसी का लहू लेना पड़ा तो भी मेरे कदम नहीं लड़खड़ाएंगे। कसम है मुझे अपने देश की, जब तक आजाद हवा में सांस ना ले लूं, मेरे लहू का कतरा कतरा आजादी का गीत गाता रहेगा। सावरकर, सावरकर, क्या हुआ पांडु? सिकंदर, क्या हुआ सिकंदर को बोलो। वाइली 30 डिग्री से आगे बढ़ गया। पांडु, साफ साफ कहो ना, क्या बात है? सिकंदर की हालत खराब होती जा रही है। वो लोग मुझे डॉक्टर को भी नहीं दिखा रहे। मुझे डर है कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। सावरकर, तुम कहते हो ना, जब निश्चय कर लिया जाए तो अपने लक्ष्य और आदर्शों के लिए लड़ते रहो, निरंतर लड़ते रहो, और तब तक लड़ते रहो जब तक अपने लक्ष्य को पूरा ना कर लो। तो मैंने निश्चय कर लिया है सावरकर, अब हमारे किसी साथी को कुछ नहीं होगा, किसी भी साथी को कुछ नहीं होगा सावरकर। कुछ मत बोलो मेरे भाई, कुछ मत बोलो। सिकंदर, सिकंदर, वो देशभक्ति के शब्द गुनगुनाना है जो
हाँ सिकंदर, हमारे लिए हमेशा हमेशा रहते हैं। देश के वीर सिपाही, यूं ही पथ पर चलते रहना, पर्वत नदी और समुंदर यूं ही खुशी खुशी पार करते रहना। ऐ विश्व सुन ले मेरी ये पुकार, बज रहा है माँ भारती का विजयी शंख। सिकंदर, सिकंदर, सिकंदर मेरे भाई, सिकंदर, सिकंदर, सिकंदर। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। देश की खातिर मरना है, वंदे बताया ना, यही था। अपने दोस्तों के साथ। कुछ नहीं, बस एक मीटिंग थी। अरे मदन, तू आ गया बेटा? कुछ खाएगा? नाश्ता करेगा? जरूरत नहीं है। बताओ मदन, आगे क्या चल रहा है? रात भर कहाँ रहते हो? किससे मिलते हो तुम? अरे अभी तो आया है, कुछ खा लेने दीजिए, फिर आराम से बात कर लेना। चुप रहो। बताओ मदन, मैंने सुना है आजकल तुम इंडिया हाउस आने जाने में क्यों? जाता हूँ इंडिया हाउस, लेकिन उसमें क्या दिक्कत है पापा? दिक्कत है, तुम जिस काम के लिए लंदन आए हो उसे छोड़ के आवारागर्दी कर रहे हो। पढ़ाई में ध्यान लगाओ, कोई अच्छी सी नौकरी करो। नौकरी? कौन सी नौकरी पापा? इन अंग्रेजों की नौकरी? तो आप चाहते कि मैं अंग्रेजों का नौकर बन जाऊं और जिंदगी भर इनके तलवे चाटूं? जैसे आप। मदन, क्यों, कुछ गलत बोला मैंने? अरे आराम से बात, आइए तुम्हारे दिमाग में। आराम से बात कीजिए ना, बच्चा है वो। सुनो मदन, इंडिया हाउस में बहुत सारी
नौकरी के बारे में बता चुका हूं पापा। आप सोच रहे होंगे कि इसका दिमाग खराब हो गया है, पर दिमाग तो अब खुला है मेरा। अभी तो समझ आया कि ये लोग हमारे ही लोगों को अपना पिट्ठू बनाकर हमारे ही लोगों का सर्वनाश करने पर तुले। यही तो चाहिए इन्हें कि हम इनके यहाँ आकर पढ़ाई करें, फिर इनकी नौकरी करें और जिंदगी भर इनके नौकर बनकर रह जाए। जुबान संभालो मदन। आज मुझ पर, तुम्हारे भाई पर और न जाने कितने भारतीयों के ऊपर अंग्रेजों के एहसान। ये आलीशान घर, ये शानो शौकत, ये मान सम्मान, ये सब इसी नौकरी की बदौलत है। जो ये महंगी शर्ट तुम डालते हो ना, ये सिर्फ इस नौकरी की बदौलत। जिस दिन खुद कमाओगे पता चल जाएगा। और शर्टबाजी बैठो, खिड़की से बाहर, पढ़ाई में ध्यान दो। मान सम्मान और इज्जत? कौन से मान सम्मान की बात कर रहे हो पापा? इन अंग्रेजों के पास अपने स्वाभिमान को गिरवी रखकर कौन सा सम्मान पा रहे हैं आप? अरे ये लोग हमारे देश पर राज कर रहे हैं, करोड़ों रुपया लूट कर लाते हैं और उन्हीं में से कुछ टुकड़े हमारी तरफ भी फेंक देते हैं। आप शायद इसी बात पर इतरा रहे हैं। पर आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं जिस आलीशान घर और ऐशो आराम की जिंदगी की आप बात कर रहे हैं, वो असल में हमारे भारतीयों को मारने के बाद आया, जो मुझे तो बिल्कुल मंजूर नहीं है। देखो बेटा, जो तुम कह रहे हो वो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं है। मैं मानता हूँ कि अंग्रेज अपना फर्क है। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम पूरे हिंदुस्तान में डेवलपमेंट को इग्नोर कर दें। आज हिंदुस्तान जो तरक्की कर रहा है, इसमें अंग्रेजों का बहुत बड़ा देन है। आप ठीक कह रहे हो पापा, पर जिन चीजों में आपको डेवलपमेंट और तरक्की दिखाई दे रही है ना, मुझे उसमें अपने लाखों भाइयों की चीख, खून और लाशें नजर आती हैं। डेवलपमेंट? देखो मदन, मैं फिर तुम्हें कह रहा हूँ, तुम अपना नुकसान कर बैठो। और हाँ, नौकरी की बात की, ऐसे ही कोई अच्छी डिग्री तुम्हारे हाथ में आए, कोई भी नौकरी कर ले। जहाँ जहाँ अंग्रेज सरकार है, वहाँ पे अपनी जहाँ मर्जी जाना चाहे उस देश में जा सकते। और हाँ, हमारी माँ ने तुम्हारे लिए दुल्हन ढूंढनी शुरू कर दी है। अब हम भी बूढ़े हो गए हैं बेटा, दिल करता है कि रिटायरमेंट ले ही। एक शानदार जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। पापा, माँ को दुल्हन ढूंढने की जरूरत नहीं है मेरे लिए। मेरे पास इन सब फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है। और रही बात नौकरी की, तो आजादी की लड़ाई मेरी नौकरी है और आजाद भारत का सपना ही मेरी दुल्हन है पापा। ठीक है, मैं तुम्हारा ये फैसला मेरा भी फैसला करूंगा। जिन लफंगों ने तुम्हारा दिमाग खराब किया है, एक ना एक दिन वो पुलिस के हाथे चढ़ ही जाएंगे। तुम्हारे सारे हवाई किले रह जाएंगे। फिर मत आना मेरे पास रोते हुए। नहीं आऊंगा पापा, नहीं आऊंगा। लेकिन जिन्हें आप लफंगे कह रहे हैं ना, असल में वही भारत देश के सच्चे सपूत हैं, जो ऐसे किसी के टुकड़ों पर नहीं पलते, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए जीते और मरते हैं। और अंग्रेज सरकार की जड़ें हिलने वाली है पापा। इस तूफान को अब कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आज से मुझसे, इस घर से तुम्हारा कोई संबंध नहीं। करो जो तुम्हारे मन में आए, लेकिन कभी अपने करे पे थोड़ा सा भी पछतावा हो तो पैर पकड़ लेना उस कर्जे वाली के, शायद तुम्हें माफ कर दे। लेकिन इस दहलीज पे दोबारा कदम मत रखना। रुको मदन, रुको। क्या कर रहे हैं आप? कैसे छोटी छोटी बातों में बच्चे को घर से बाहर निकालता है कोई? चल मदन, अंदर चल तू। नहीं पापा, शायद ये मेरा घर तो कभी था ही नहीं। मुझे तो अब समझ आया कि क्यों कुछ लोग अंग्रेजों को अपने सर पर बैठा कर रखते हैं, क्यों उनके तलवे चाटते हैं। नहीं चाहिए ऐसा घर, नहीं चाहिए ऐसा घर जो बना मेरे ही देश के लोगों की लाशों पर। और तू चिंता मत कर मां, नहीं मदन, बहुत जल्द भागने वाले अंग्रेज। फिर मैं लेकर चलूंगा तुझे अपने देश, अपने घर, अपने आजाद भारत में मां। अरे रोकिए ना उसे, मदन, मदन।
खोल इसको भी ले यार। साथियों, अब वो अवसर आ गया है जब हमें आखिरी हथियार पर तक हमला करना पड़ेगा। और आपके लिए खुशखबरी भी है। आप लोगों से मिलने के लिए मैडम भीखा जी कामा आई है। हाँ, मैडम कामा जी है। ये आइए मैडम। जानते हैं मैडम, कि दुनिया भर में आपको भारत देश का झंडा ऊंचा करना है, इसलिए आप हमें बहुत कम समय दे पाते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जब भी हमें जरूरत पड़ेगी, आप हमेशा आइए हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने के लिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन लंदन की धरती तक अंग्रेजों के पेट में दर्द कर देने वाले हमारे शेर आज शांत समंदर से क्यों प्रतीत हो रहे हैं? दरअसल मैडम कामा, हमारा एक साथी शहीद हो गया और उसकी जान बसती थी इन सब में, इसलिए सब आज विचलित परेशान है। देखिए, हमारा साथी शहीद हुआ है और शहादत पर मातम नहीं मनाया जाता। हर रोज लाखों करोड़ों लोग इस धरती से चले जाते हैं, लेकिन जो युद्ध भूमि में प्राण गंवाते हैं उनके लिए तो सौभाग्य की बात होती है। बात को किसी तरीके से भूल भी जाए तो, लेकिन अपने अंदर की आग को किस तरीके से शांत करे मैडम कामा, जो दिन रात जलाती रहती है। मैंने कब कहा सावरकर भूल जाओ, बल्कि मैं तो कह रही हूँ कि इस आग को रग रग में बसा लो, सिकंदर के प्राणों का बदला लेने का संकल्प ठानो। आज प्रत्येक भारतीय भारत की धरती पर तिरंगा फहराने के लिए तरस रहा है, उसे अपना संकल्प बनाओ। बोलो, इस देश के लिए उनके सभी के ख्वाबों को पूरा करोगे? हाँ, हम करेंगे। आज अंग्रेज भारत में फूट डाल रहे हैं, देश की एकता तोड़ने की साजिशें हो रही हैं। देश भर में जो लोग सपना देखकर सोते हैं कि तुम जैसे क्रांतिवीर उनका सपना पूरा करेंगे, उसके लिए संकल्प करना होगा। मेरे साथ करोगे संकल्प, लड़ोगे उनके लिए? हाँ, हम लड़ेंगे। ये भारत का वही झंडा है जिसे सभी फहराने के लिए तरस रहे हैं। इस झंडे की खातिर आज प्रत्येक भारतीय जी रहा है। मेरे साथ संकल्प करो कि भारत की एकता बनी रहेगी। भारत की एकता बनी रहेगी। भारत एक गणतंत्र होगा। भारत एक गणतंत्र होगा। भारत एक आजाद राष्ट्र होगा। भारत एक आजाद राष्ट्र होगा। Ladies and gentlemen, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि अरसे से हम
क्योंकि मुझे नहीं लगता ये कोर्ट और जो आप यहाँ जज बनकर बैठे हैं मेरा न्याय कर सकते। Oh, really? How can you be so sure? क्योंकि आप पहले ही फैसला ले चुके हैं कि मैं देशद्रोही हूं। What a chumbo! Aren't you? तुमने इंग्लैंड में आकर एक ब्रिटिश ऑफिसर को मारा है। मैंने जो किया मुझे उस पर गर्व है। मुझे गर्व है कि मैं अपने देश, अपनी मदरलैंड के लिए कुछ कर पाया हूं। It is not a subject to be proud of. Yes, it is. I am proud to be an Indian. मैंने जो किया, जब जब मौका मिलेगा मैं बार बार करूंगा। सिमिलो accused राक्षस हो गया है, वह सभी को मारा जाता है। He is a militant. तो फिर वो क्या है जो आप लोग भारत में रहकर कर रहे हैं? पिछले 50 सालों में आपने लाखों हिंदुस्तानियों की जान ली है। इतने स्टर्लिंग पाउंड आप लूट कर लाए हो। आप खुद हत्यारे और लुटेरे हो, तो मैं आपकी कोर्ट को क्या मानूं? बताइए, कल को कोई जर्मन आपके देश में आए, आपके बच्चों को, औरतों को सताए और धन लूट कर लेकर जाए, फिर आप उस जर्मन को मारोगे तो वो क्या होगा? देशद्रोह, देश प्रेम या आतंकवाद? नेक्स्ट हियरिंग में अक्यूज को सजा सुनाई जाएगी। अरे आप फैसला ले चुके हैं तो फिर सुना भी दीजिए। ये कोर्ट प्रोसीडिंग है, ये लॉ के अकॉर्डिंग चलेगी। कौन सा कोर्ट और कौन सा लो? मैं नहीं मानता आपके इस ड्रामे को। घबराइए मत, ये फैसला मेरा अपना है, आपका नहीं है। नहीं तो उस दिन वाइली को मारने के बाद मैं बड़े आराम से भाग भी सकता था। अपने दिल पर कोई भी बोझ मत रखिए, सुनाइए। तुम्हें मरने से डर नहीं लगता क्या? मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूं। मैं तब तक आता रहूंगा जब तक आप लोगों को लात मारकर भारत से भगा ना दूं। Public counsel, please continue. मैंने जानबूझकर और उद्देश्य के साथ अंग्रेजी खून बहाने का प्रयास किया। भारतीय युवाओं के अमानवीय परिवहन और फांसी के विनम्र विरोध के रूप में इस प्रयास में मैंने अपनी अंतरात्मा के अलावा किसी से भी सलाह नहीं ली, अपने कर्तव्य के अलावा किसी से भी साजिश नहीं की। I believe that the nation unwillingly held down by the foreign bayonets is in a perpetual state of war. Since open battle is rendered impossible and guns were denied to me, I drew forth my pistol and fired. एक हिंदू होने के नाते मुझे लगता है कि मेरे देश का अपमान मेरे भगवान का अपमान है। उसका कारण श्री राम का कारण है। उसकी सेवा ही श्री कृष्ण की सेवा है। मुझ जैसा अभागा और गरीब पुत्र अपनी भारत माता के चरणों में अपने खून के अलावा और कुछ नहीं चढ़ा सकता। आत्मा अमर है और मैं चाहता हूं कि अगर मेरे देशवासी कम से कम 2 अंग्रेजों की जान ले लें तो आजादी सिर्फ एक दिन का काम है। भारत की स्वतंत्रता के साथ ही यह युद्ध खत्म नहीं हो जाएगा, बल्कि यह युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक दुनिया में हिंदू और अंग्रेजी नस्लें मौजूद हैं। मेरा ईश्वर से सिर्फ एक ही पुकार है कि मैं बार बार उसी मां के पेट से जन्म लेता रहूं और तब तक जन्म लेता रहूं जब तक मेरा मिशन पूरा ना हो जाए। वंदे मातरम। That's all, man. छप गया। इंडिया हाउस में सभी उस पर गर्व कर रहे थे। मदन लाल का निश्चय इतना मजबूत था कि वो जानता था कि वो क्या करने जा रहा है, इसलिए उसने इंडिया हाउस से दूरी बना ली थी।
ताकि इंडिया हाउस पर कोई आंच ना आए। लेकिन अंग्रेजों ने मदन के पकड़े जाने के बाद इंडिया हाउस पर छापेमारी की। गुरुजी वहां से स्विट्जरलैंड चले गए और वहीं से क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखी। सावरकर इंडिया वापस आ गए, लेकिन अंग्रेज उनके पीछे लगे रहे और बाद में उन्हें गिरफ्तार किया गया। फिर काला पानी भेज दिया गया और कड़ी से कड़ी यातनाएं उन्हें दी गई और बदकिस्मती से इंडिया हाउस बंद हो गया। मदनलाल वायली की हत्या के बाद भी चाहता तो भाग सकता था, लेकिन वो वहां रुका रहा और खुद बलिदान देकर देश के क्रांतिकारियों को सिखा गया कि अपनी मातृभूमि पर बलिदान कैसे दिया जाता है। अरे भाई रुक जाओ जरा, तैयार तो हो जाऊं। मरने जा रहे हो, इस पार्टी में नहीं जा रहे। जनाब मरते तो आप लोग हो। मैं यहाँ फांसी चढ़ूंगा और मैं दूसरी माँ की कोख से पैदा होकर वापस आ जाऊंगा। तुम बड़े सिर इंसान हो। खैर तुमसे कोई मिलने आया है। तुम्हें मेरी आंखों में डर की परछाई तो नजर नहीं आ रही ना? मुझे तुम्हारी आंखों में योगेश्वर श्री कृष्ण का तेज नजर आता है मदन। मैं तुम्हारे दर्शन करने आया। तुमने तो गीता के स्थित प्रज्ञ को साकार कर दिया। अभी तुम पर कर दो। सावरकर, मैं तुम्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 17 अगस्त की सुबह जब ये लोग मुझे फांसी तक लेकर जाएंगे तो भी मैं इसी तरह मुस्कुरा रहा हूं सावरकर।
ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। अमर शहीद मदन लाल धिंगरा जी को शत शत नमन करते हुए मैं अपने कलाकार साथियों को मंच पर बुला रहा हूँ। देखिए, बहुत बड़ी टीम है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मैं अपनी बेटियों से निवेदन करता हूँ 2 मिनट और हमें दे दें, सिर्फ 2 मिनट। आपने इतना समय दिया है। मैं सबसे पहले महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय प्रशासन का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने हमें इतना शानदार ऑडिटोरियम इस नाट्य मंचन के लिए दिया। वाइस चांसलर सर, DSW सर, डायरेक्टर यूथ वेलफेयर, असिस्टेंट डायरेक्टर यूथ वेलफेयर, सभी का और पूरे विभाग का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे सामने बैठे इन दर्शकों का। मुझे पता है आज किसी के पास समय नहीं है। क्यों? क्योंकि हम आज़ाद हो चुके हैं। हमें अमर शहीदों से कुछ नहीं लेना। लेकिन ये बहुत बड़ी भूल होगी। कहीं ऐसा ना हो एक दिन फिर हम उसी दास्तां की जंजीरों में जकड़े जाएं। इसलिए हमें समय समय पर अपने शहीदों को, अपने वीरों को नमन करते रहना चाहिए। खासकर युवा पीढ़ी को, जो जानती भी नहीं है, नाम तक नहीं जानती उन अमर शहीदों का जिन्होंने अपनी बलिदानी दी है, अपनी कुर्बानियां दी है। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और बिटिया भूमिका से निवेदन करता हूं वो सभी कलाकारों का परिचय दें। आइए बेटा। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। और आपने बड़े चाव से इस नाटक को देखा। तालियों की गड़गड़ाहट बीच में बार बार हौसला अफजाई कर रही थी। एक बार पुनः मैं सभी कलाकारों के लिए तालियां चाहती हूँ और एक बार जोरदार ताली सभी कलाकारों से चाहती हूँ हमारे दर्शकों के लिए। उनकी तालियों की गड़गड़ाहट से ज़्यादा आपकी तालियों की आवाज़ होनी चाहिए, क्योंकि ये एक दर्शक जो यहाँ पर बैठा है वो हमारे लिए बैठा है। लीड में आपने देखा मदन लाल धिंगरा जी को, जिनका आज शहादत दिवस है। इस मंच से नमन करती हूँ और पात्र परिचय में सबसे पहले कहती हूँ मदन लाल धिंगरा के रूप में शंकर जो है वो अभिनय कर रहे थे। जोरदार तालियां पात्र के लिए। शिक्षा के सभी में सावरकर, वीर सावरकर अरुण शर्मा, श्री श्याम जी कृष्ण वर्मा के रोल में थे डॉक्टर आनंद शर्मा सर। कर्जन वाइली की भूमिका में थी डॉक्टर अलकेश दलाल। अय्यर और वकील की भूमिका में आपने देखा एडवोकेट धवल सैनी को। और पिछले कई दिनों से बुखार से पीड़ित हैं, अभी भी 101, 102 बुखार लेकर कप कपाते हाथों से काम कर रहे हैं और कल चंडीगढ़ से आए हैं हमारे बीच। आपका आभार। निरंजन और सिकंदर, चाहूंगी एक साथ आगे आ जाए। निरंजन और सिकंदर। निरंजन की भूमिका में भगवंत वर्मा और सिकंदर की भूमिका में रोहित बख्शी। पांडुरंग सुमित नरवाल। चतुर्भुज के किरदार में थी तपांशु कश्यप। हरनाम और जज का किरदार किया विकास ने। अंग्रेज सैनिक के रूप में भारत और अमित। दित्तामल धिंगरा, मदन के पिताजी का जो अभिनय कर रहे थे, दित्तामल धिंगरा का अभिनय अजीत नांदल। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी के खिलाड़ी हैं, पोलो खेलते हैं और अभी हाल ही में बेटियों को इन्होंने गोद लिया हुआ है और इसी के संदर्भ में राष्ट्रपति मुर्मू जी से मुलाकात करके लौटे हैं। और अभी एक अंतर्राष्ट्रीय शो है, उसके लिए अमेरिका इन्हें जाना है। मदन की मां के अभिनय में थी मैडम टीना, रोहतक से ही। वाइली की पत्नी की भूमिका में साक्षी। रेस्टोरेंट मैनेजर और सैनिक के रूप में योगेश। भारतीय नागरिक और पार्टी में जो भूमिका निभा रहे थे भारतीय नागरिक के रूप में। सबसे पहले इस नाटक के जो सबसे छोटे किरदार थे इस रूप में मेधांश और मानवी, एक बार आगे आए। बम्पी और हिमानी। जल्लाद का किरदार किया नरवाल ने। नाम पूरा नहीं मेरे सामने लिखा हुआ है जल्लाद का। मंच के पीछे इस नाटक का निर्देशन किया है डॉक्टर अलकेश दलाल। नाटक में वाइली की भूमिका में भी थी। नाट्य लेखन अरुण शर्मा जी ने किया है। नाटक की परिकल्पना डॉक्टर आनंद शर्मा सर। कला निर्देशक अनिल बाबी जी आज यहाँ पर नहीं है। मंच सज्जा सहायक धवल सैनी। मेकअप यशोदा
दास जी ने किया है। संगीत पर यशु जी थे, लाइट पर कृष्ण नाटक जी, और स्टेज का जो सेट आपने देखा वो देवी सिंह जी ने किया है। मेकअप यशुदास जी ने किया है, मैंने बोल दिया है, वो सामने है, जीन से हमारे बीच पहुंचे हैं। और मैडम कामा, और जो वॉइस ओवर की में आप आवाज़ सुन रहे थे वो आपने मेरी सुनी, भूमिका शर्मा। इस नाटक की विश्वजीत शर्मा जो म्यूजिक प्ले कर रहे थे, विशु भी आप भी आ जाइए, आ जाइए। और कृष्ण नाटक जिन्होंने शानदार लाइट डिजाइन की और उसके बाद इस पूरे नाटक को लाइट के जरिए और सुंदर बनाया। कृष्ण नाटक जी कहाँ पर आप? इतना तो बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी इतना तो इस नाटक की टीम को आपने देखा, लगभग 30 लोगों की ये टीम है और आपके सामने ये अभिनय, आज ये 5वां शो इस नाटक का हम कर रहे थे। जो भी गलतियां हुई होंगी वो अगले नाटक में और सुधार के साथ मिलेंगी, और इरादा यही है, उद्देश्य यही है कि इस नाटक के माध्यम से युवाओं में जागृति लाना और नए बच्चों को जोड़ना। ये सारे बच्चे कोई भी अभिनय के क्षेत्र से नहीं है, बहुत कम किरदार ऐसे जो अभिनय की पढ़ाई करके मंच पर आए हैं, सभी विभिन्न कोर्सेज से हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स रहे हैं और इस साल इनका कोर्स भी पूरा हो रहा है। और मैं चाहूँगी यहाँ पर जो वरिष्ठ लोग मौजूद हैं अपना आशीर्वाद दें कि ये बच्चे भविष्य में और भी ज़्यादा अच्छा करें और भारत के आदर्श नागरिक के रूप में उदाहरण स्थापित करें। आप सभी को नमस्कार, एक बार मेरे साथ पुनः बोलें, वंदे भारत माता की धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत आभार, नमस्कार। आए सर।